डॉक्टर जमशेद के दोनों साथी डॉक्टर इसका इंतजार कर रहे थे कि वो वापस आए तो खाना खाएं। डॉक्टर जमशेद आ तो गया, लेकिन इस हालत में कि उसके दोनों हाथों में एक एक खंजर था, जिनमें से एक खंजर खून आलूद था और डॉक्टर ने औरत को आगे लगा रखा था। एक डॉक्टर ने इसे देखा तो दौड़ा आया और जरा सी देर में अस्पताल के सारे लोग इकट्ठे हो गए। डॉक्टर जमशेद ने सारा वाकया सबको सुनाया। किसी ने कहा कि ये औरत तो तीरंदेजी है और इसकी एक बेटी भी है। डॉक्टर जमशेद ने कहा कि वही होगी जिसे मैं कत्ल कराया हूँ। इस इलाके का जो गुरिल्ला कमांडर था फौरन इसे इत्तला की और वो दौड़ा आया। इसके साथ 3-4 आदमी थे। डॉक्टर जमशेद अभी इंडोनेशी जुबान नहीं बोल और समझ सकता था। इसके साथ ही डॉक्टर बड़ी तेजी से अंग्रेजी बोलते थे। उन्होंने कमांडर को सारा वाकया सुनाया और सबको साथ लेकर उसके घर चले गए। वहाँ 3 लाशें पड़ी थी और कमरे में खून बहकर जम चुका था। इस औरत से पूछा गया ये क्या साजिश थी। वो कुछ नहीं बता रही थी। उससे अंदाजा था कि ये लोग इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए राज अपने साथ ले जाने के लिए उसके साथ वादा किया गया कि उसे माफ कर दिया जाएगा। वो फिर भी न बोली तो कमांडर ने कहा कि इसकी दोनों आंखें निकाल दो और जुबान काट दो और अस्पताल ले जाकर इसे ठीक कर दो ताकि इस हालत में ये जिंदा रहे। आखिर उसने खौफजदा होकर राज फाश कर दिया। वो इंडोनेशी ईसाई थी, यानी इंडोनेशिया ही की पैदाइश थी। उसने एक तीरंदेजी के साथ शादी कर ली थी जिससे लड़की और 2 लड़के पैदा हुए थे। जब जापानियों ने इन इलाकों पर हमला किया तो इस औरत का खामिद यहाँ से भाग गया और इसके दोनों बेटे मारे गए। ये औरत अपनी बेटी के साथ कहीं छुपी रही, वरना जापानी इतनी खूबसूरत लड़की को घर में न रहने देते और अपने साथ ले जाते। ये एक अलग कहानी है कि औरत कहाँ और किस तरह छुपती रही। मुख्तसर ये कि जापानियों ने इंडोनेशिया वालों के साथ समझौता करके इनकी हुकूमत बना दी। मैं ये तफसीलात पहले सुना चुका हूँ। एक इंडोनेशी ईसाई ने इस औरत को अपने घर में रख लिया। गालिबन वो ईसाई इसके घर में आ गया था। मुझे अच्छी तरह याद नहीं रहा कि वो कोई बूढ़ा और अमीर कबीर ईसाई था जिसकी दौलत और जेवरात की शक्ल में सोना महफूज था, लेकिन इसका बहुत बड़ा घर बमबारी से तबाह हो गया था। इस ईसाई ने इस औरत के साथ शादी न की, लेकिन इसे दाश्ता बनाए रखा। औरत ने अपनी बेटी को इस शख्स से बचाए रखा। मालूम नहीं ये जवान लड़की इस दौलतमंद ईसाई से बची रही थी या नहीं। हुआ ये कि जापानियों की पसपाई और शिकस्त शुरू हो गई और यहाँ अमरीकी और अंग्रेज फौजें पहुंच गई। इस औरत ने इस ईसाई को जहर देकर मार डाला। वो कोई बूढ़ा आदमी था। इसकी सारी दौलत इस औरत के हाथ में आ गई। इसका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ हो गया तो इसकी मुखबर बन गई और इसने कुछ मुसलमानों को धोखा देकर गिरफ्तार भी करवाया और मरवाया भी। मैं इस औरत की हिस्ट्री सुनाकर अपना और आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता। मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि इस इंडोनेशी मुसलमानों की जंग आजादी को नाकाम बनाने के लिए अमरीकी, अंग्रेजों और तीरंदेजियों और हिंदुओं ने कैसा मुतहिदा महाज बनाया था और किस तरह साजिशें तैयार की थी। ये वाकया इसी साजिश की एक कड़ी थी। ये औरत कुछ अरसे से तखरीबकारी और सबूताज की कार्रवाइयों में बाकायदा शिरकत करने लगी और जहाँ जरूरत पड़ती अपनी बेटी को भी इस्तेमाल कर लेती। इसकी इसे बाकायदा उजरत मिलती थी और इसने इस ईसाई की भी दौलत हथिया ली थी। डॉक्टर जमशेद ने मुझे इतना सुनाया था कि इस औरत ने अपने बयान में अपने कुछ तकरीबी कार्रवाइयों का जिक्र किया था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये कार्रवाइयां नहीं बताई। औरत ने अपना बयान में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इसे साबिका INA के आदमी दिए गए थे और इसे सलीबियों की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्कीम बनाई थी कि इंडोनेशी मुसलमान लीडरों को कत्ल कराया जाए और गुरिल्ला कमांडरों को भी खत्म कर दिया जाए। इन अहम शख्सियात की हिट लिस्ट में वो डॉक्टर भी शामिल किए गए थे जो जख्मी मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करते थे। ये दोनों आदमी जिन्हें डॉक्टर जमशेद ने कत्ल किया था INA में थे और जब INA बिखर गई तो ये इंडोनेशिया में आ गए और बाद में इनका राब्ता मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ हो गया। अफसोसनाक बात यह कि दोनों मुसलमान ही थे। अब्दुल खालिक का सही नाम यही था। यूं नहीं हुआ जैसा कि मैं पहले एक वाकया सुना चुका हूँ कि हिंदू अपने आप को मुसलमान जाहिर करके इंडोनेशी गुरिल्लों में शामिल हो गए थे। अब्दुल खालिक और उसके साथी ने डॉक्टर जमशेद को कहीं देख लिया था और इस औरत को बताया कि एक शिकार फांसा जा सकता है। ये औरत बहुत ही चालाक और अक्लमंद थी और इसकी बेटी भी इसी जैसी हो गई थी। इन चारों ने डॉक्टर जमशेद को खत्म करने के लिए स्कीम बनाई और इस पर अमल किया। इस औरत से पूछा गया कि किसी आदमी को घर बुलाकर कत्ल कर देना कोई मुश्किल काम नहीं, फिर उन्होंने पहले ही रोज इस डॉक्टर को कत्ल क्यों न किया। औरत ने बताया कि अब्दुल खालिक का साथी किसी और काम से सोरा कारता से बाहर गया था और ये काम इसके आने पर ही हो सकता था। इसने कहा कि इन दोनों में ये फायदा मिला कि लड़की ने डॉक्टर जमशेद को अपने हुस्न जुबानी की लिस्ट में गिरफ्तार कर लिया था। ताखिर की दूसरी वजह ये थी कि लाश घर में ही गायब करनी थी। अब्दुल खालिक का साथी आ गया तो उन्होंने इस यकीन के साथ के वो बड़ी आसानी से डॉक्टर जमशेद को कत्ल कर लेंगे एक क्यारा खोद कर इसकी कब्र तैयार कर ली थी। इत्तेफाक से ये कब्र डॉक्टर जमशेद ने देखी थी और इस औरत से पूछा था कि ये गड़ा क्यों खुदवाया है। औरत ने कहा था कि इसमें दरख्त लगाने हैं। डॉक्टर जमशेद के ज़हन में बात आ ही नहीं सकती थी कि वो अपनी कब्र देख रहा है, इसे इस घड़े में हमेशा के लिए गायब हो जाना था। औरत ने अपने बयान में कहा कि पहला आदमी है जो इनके जाल से जिंदा निकल गया है। इसने हैरत का इजहार किया कि इस डॉक्टर ने किस तरह इन दोनों को कत्ल कर दिया। उसे ये पता नहीं चल रहा था कि इसकी बेटी की पीठ में खंजर किस तरह लगा। डॉक्टर जमशेद ने उसे बताया कि वो अब्दुल खालिक का खंजर था जिसकी हाथ से इसकी बेटी की पीठ में उतर गया। इस औरत को माफ नहीं किया गया था, ना ही किसी कीमत पर माफ
करना था। इससे ये बयान इसके घर में लिया गया जिस घर में इसकी बेटी और इसके गैंग के 2 आदमियों की लाशें पड़ी हुई थी। गोरिल्ला कमांडर उठा और इस औरत को अपने साथ लाशों वाले कमरे में ले गया। डॉक्टर जमशेद ने मुझे सुनाया कि इस कमरे से रिवॉल्वर की 3 गोलियां चलने के धमाके सुनाई दिए और फौरन बाद गोरिल्ला कमांडर वापस उस कमरे में आ गया जहाँ सब बैठे हुए थे। वो औरत को उसके गैंग के पास पहुंचा आया था। रात को ये चारों लाशें उठवाकर करीबी नदियों में फेंक दी गई और ये मकान इंडोनेशियाई गुरिल्लों के हेडक्वार्टर ने बल्कि इंडोनेशियाई हुकूमत ने अपने कब्जे में ले लिया था। इस मकान से अच्छी खासी रकम निकली और जेवरात भी मिले थे। गौर फरमाइए साहिब, डॉक्टर जमशेद ने वाक़या सुनाकर कहा, यह सही है कि मैं सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि अपने शौक से कुछ मिलिट्री ट्रेनिंग भी ली थी। जिस तरह मैंने लड़की और उसके साथी ही मरवाया और फिर जिस तरह इन 2 हट्टे कट्टे आदमियों को जिनके पास खंजर थे इन्हीं के खंजर से मारा, इसे मैं अल्लाह तबारक व तआला का मौजज़ा कहता हूँ। ड्रेसिंग टेबल के आईने और सीनरी के शीशे ने जिस तरह मेरी मदद की और फिर जिस तरह मेरा दिमाग ठिकाने रहा, ये अल्लाह की खास मदद थी। और यह असल ईमान के ईमान पुख्ता हो और इंसान अल्लाह की राह पर चला जा रहा हो और वो दरिंदों से भी महफूज रहता है और गालिबन दरिंदे भी इससे डरते हैं। आपको शायद यकीन न आए कि जब अब्दुल खालिक ने खंजर ऊपर करके मुझे मारना चाहा था, उस वक्त से उस वक्त तक जब तक मैं अब्दुल खालिक और उसके साथी को मार डाला था, ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड लगे होंगे। क्या मैं इतना तेज हो गया था? नहीं, ये अल्लाह का हाथ था जिसने मुझे महफूज रखा और इस्लाम के दुश्मनों को मेरे हाथों इन्हीं के खून में डुबो दिया। मुझे याद आ गया कि डॉक्टर जमशेद ने कहा था कि वो जख्मियों की मरहम पट्टी करते हुए किसी मुश्किल वक्त में किसी वजीफे का विद जारी रखता था। मैंने इससे पूछा कि उसने जब सीनरी के शीशे में 2 आदमियों को हाथों में खंजर लिए देखा था और इनकी नीयत और इरादे को समझ गया था तो उसने कोई वजीफा या कुरान की कोई आयत पढ़ी थी? हाँ साहिब, उसने जवाब दिया। आपने बड़ी काम की बात पूछी। मेरा जवाब अपने ज़हन में नक्श कर लें। जब मुझे इन लोगों के इरादे का इल्म हो गया, मेरे सोचे बगैर ही मेरी जुबान पर कलमा आया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अलल्लाहि तवक्कलना। इसके मायने हैं हमें अल्लाह की मदद काफी है और वही सबसे बढ़ चढ़कर कारसाज है, अल्लाह पर ही भरोसा है। मैंने दिल में इस वजीफे का विर्द शुरू कर दिया और मैं 100% यकीन से कहता हूँ कि अल्लाह के इसी कलाम में बरकत थी कि मैं दुश्मनों पर हावी हो गया। मैंने ये वजीफा जुबानी याद कर लिया और आज तक जहाँ कहीं मुश्किल पेश आई मैंने ये वजीफा पढ़ा और अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। मैं उस रोज आशिक अली को ना देख सका। डॉक्टर जमशेद अनवर ने अगले रोज आने के लिए कहा। सिर्फ आमीना को कमरे में जाने बल्कि रहने की इजाजत थी। मैं डॉक्टर जमशेद की इतनी लंबी और सनसनीखेज कहानी सुनकर वापस चला आया। मैं अगले रोज दोपहर के बाद जा सका। आमिना बाहर आई तो मुझे देखकर मुस्कुराई। मैं समझ गया कि आशिक बेहतर हो गया है। वो मुझे कमरे में ले गई। आशिक जाग रहा था, मुझे देखकर मुस्कुराया और बायां हाथ आगे किया क्योंकि उसका दायां बाजू पट्टियों में जकड़ा हुआ था। इसके साथ जो बातें हुई ऐसी नहीं है जो आपको सुनाऊं। सुनाने वाली बात यह है कि बातों के दौरान एक बार इसके आंसू निकल आए। मैं ये समझा कि इसे घर याद आ रहा है। आमना ने इसके आंसू देख लिए और परेशान हो गई। आशिक के तकिए के पास रुमाल पड़ा था। आमना ने रुमाल से इसके आंसू पूंछ डाले और इशारों से पूछने लगी कि वो क्यों रोया है। आशिक अली ने जरा सा मुस्कुराकर और सर हिलाकर इसे बताने की कोशिश की कि ऐसी कोई बात नहीं। आशिक अली ये सोचकर गमगीन हो गया था कि वो अगर बाजू और टांग से माजूर हो गया तो उसका अज़म खत्म हो जाएगा। उसने कहा कि वो जो मकसद और जज्बा लेकर आया था वो धरा रह जाएगा और मुहताजी की जिंदगी की सोचकर इसे समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। मैं इसे झूठी तसल्लियां देने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। मैंने इसे डॉक्टर जमशेद अनवर का बताया वजीफा याद कराया और कहा कि वो इसका विर्द करता रहा करे। कुछ देर आमना की वारफतगी की बातें हुई और मैं इसके साथ डॉक्टर जमशेद अनवर की बातें शुरू कर दी। इसने इस डॉक्टर की बहुत ज्यादा तारीफ की। उसके साथ ये खबर भी सुनाई कि वो वापस चला गया है। डॉक्टर जमशेद आशिक अली से मिलकर गया था और उसे तसल्ली दे गया था कि अब वो ऐसा माजूर नहीं होगा कि किसी का मोहताज हो जाए। अब मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी बातें करने के बजाय आज आपको एक और वाक़या सुना दूं। अब मैं ये कहता आया हूँ कि इंडोनेशियाई मुसलमान बड़े ही जबरदस्त जज्बे से लड़ रहे थे और बेदरे खून और जान के नजराने दे रहे थे। इसका मतलब यही नहीं कि हर इंडोनेशियाई मुसलमान का यह जज्बा था। तारीख इस्लाम के 2 पहलू हैं। गालिब पहलू तो शुजाअत और जज्बा इसार का है, लेकिन गद्दारी का पहलू भी हर दौर में मौजूद रहा है। ऐसे गद्दार इंडोनेशिया की जंग आज़ादी में भी मौजूद थे और कुछ ऐसे थे जो गद्दार तो नहीं थे लेकिन इन हालात में भी वो अपने जाती जज्बात के पाबंद थे। एक ऐसे ही इंडोनेशियाई नौजवान मुजाहिद ने आशिक अली के लिए खतरा पैदा कर दिया था। इसका भी आशिक अली को इल्म नहीं था। मैं जिस रोज आशिक अली को देखने गया उसी रात उस्मान ने मुझे एक और बात सुनाई। मैंने इसे बताया था कि मैं आशिक अली को देख कर आया हूँ। इसने बताया कि मेरे बाद वो भी आशिक अली को देखने गया था। उस्मान ने मुझे सुनाया कि आशिक अली का अस्पताल में तीसरा दिन था। शाम के वक्त आमीना उस्मान के पास आई। उसे बताया कि उस रोज वो आशिक अली के कमरे से निकलकर किसी और तरफ चली गई थी। वापस कमरे में आई तो एक इंडोनेशियाई नौजवान आशिक अली पर झुका हुआ था। इसे पता न चल सका कि आमना दरवाजे में खड़ी है। आमना ने अकब ही से पहचान लिया था कि वो कौन है। आमना खड़ी देखती रही कि ये क्या कर रहा है या क्या करेगा। इस नौजवान का नाम अली है शाम था और इसे अली कहते थे। 1.5 साल पहले आमना के वालिदैन ने आमना को अली से मंसूब कर दिया था।
यूँ कह ले कि अली आमना का मंगेतर था, लेकिन आमना आशिक अली की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी। आमिना ने उस्मान को बताया कि अली अच्छी नीयत से नहीं आया था। उसने उस बारीक से पाइप को हाथ लगाकर भी देखा जिससे अली के जिस्म में ग्लूकोज और खून जा रहा था। जब इसने अली को यह हरकत करते देखा तो आमना को खतरा महसूस हुआ कि ये कहीं नाली खींच ही न दे जो आशिक अली की जान भी ले सकती थी। इसी खतरे के पेश नजर आमना तेजी से आगे हुई। अली ने इसकी तरफ देखा तो इसके चेहरे का रंग बदल गया और वो खिसियाना सा हो गया। इस वक्त आशिक अली भी होशी में था। वो 1 मिनट के लिए भी होश में नहीं आया था। आमना ने अली से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अली ने कहा कि वो आशिक को देखने आया है कि होश में आ चुका है नहीं और इसकी हालत क्या है। आमना ने उस्मान को सुनाया कि इसने अली से कहा कि उसके कमरे में कैसे आ गया, किसी को अंदर आने की भी इजाजत नहीं मिली। आमना ने इसे कहा कि वो फौरन अस्पताल से चला जाए वरना आमना इसकी रिपोर्ट कर देगी। अली ने आमना को बाजू से पकड़ा और इसे बाहर ले आया। आमना गुस्से में आ गई और इसे कहा कि वो यहाँ भी ना आए और उसके सामने भी ना आए। होश में आओ आमना। अली ने आमना से कहा, अपना दिमाग ठिकाने पर ले आओ और इस आदमी को ज़हन से उतार दो। तुम मेरी हो और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम किसी और को अपने दिल में बिठा लो। ये फैसला मेरा नहीं। आमना ने कहा, मेरे बाप ने आशिक अली के साथ वादा किया है कि इंडोनेशिया आज़ाद हो गया तो वो मुझे इसके साथ ब्याह देगा। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि जाओ और मेरे बाप के साथ बात करो, लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मैं अपना फैसला कर चुकी हूँ जो बदल नहीं सकता। तुम्हारे बाप के साथ बात करना बेकार है। अली ने कहा, तुम इस हिंदुस्तानी को चाहती हो और ये मुझे मंजूर नहीं। आमना ने उस्मान को बताया कि अली के साथ उसकी अच्छी खासी तर्श कलामी हुई और अली ने उसे धमकी देकर चला गया कि वो इस हिंदुस्तानी यानी आशिक अली को वापस हिंदुस्तान भेज देगा और इसे इंडोनेशिया में रहने के काबिल नहीं छोड़ेगा। जाते जाते अली ये भी कह गया कि ये शख्स बड़े दूर के एक मुल्क का बाशिंदा है और कुछ पता नहीं कि यहाँ से भाग जाए और अब तो ये ऐसा जख्मी हुआ है कि बाजू टांग से माजूर और मोहताज हो जाए। आमना ने इसे कहा कि माजूर हो सकता है लेकिन आशिक अली को वो किसी का मोहताज नहीं होने देगी। इसने कहा कि आशिक अली अंग्रेजों का फौजी कानून तोड़कर इंडोनेशिया की आज़ादी की जंग लड़ने आया है और इसी जिहाद में इतना शदीद जख्मी हो गया है तो हम इंडोनेशिया ऐसे घटिया लोग तो नहीं कह के इसे कुछ सिला भी न दे। आमना से बातें उस्मान को बताई थी कि ये एरिया उस्मान का था और आमना ने उस्मान को इस खतरे से आगाह किया था कि अली रकाबत के जोश में आकर आशिक अली पर ओछा वार करेगा। आमना ने साफ अल्फाज में बताया कि अली का अस्पताल आना और आशिक अली के कमरे में जाकर इस पर झुकना और फिर खून और ग्लूकोज की नालियों को देखना बड़े खतरनाक इरादे का इजहार था। उस्मान ने आमना को तसल्लियां देकर मुतमईन किया और कहा कि वली को बुलाकर इसे समझाने की कोशिश करेगा और अगर इसने फिर कोई ऐसी खतरनाक या बेहुदा बात की तो इसके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी। उस्मान मेरा कमांडर था लेकिन इस ताल्लुक के अलावा इसने मुझे अपना दोस्त बना लिया था और हर बात मेरे साथ करता था सिवाय इन राजों से जिनका ताल्लुक जंगे आज़ादी के साथ था। अब मैं 5-6 महीने आगे की बात सुनाऊंगा। इस अरसे में आशिक अली के जख्म भर गए थे, खून की कमी भी पूरी हो चुकी थी और वो जख्मी होने से पहले की तरह रोजमर्रा के मामूलात में रवां हो गया था, लेकिन उसके जिस्म में कुछ तब्दीली आ गई थी। एक ये कि वो तेज दौड़ने के काबिल नहीं रहा था, ना ही वो तेज चल सकता था। जो टांग जख्मी हुई थी इस टांग को वो खींच कर चलता था और घुटने से टांग पहले की तरह दोहरी नहीं होती थी। ऐसे ही दाएं बाजू पूरी तरह ऊपर नहीं उठता था, न तंदुरुस्त बाजू की तरह घुमाया जा सकता था। हाथ की गिरफ्त ठीक थी लेकिन बाजू कमजोर हो गया था। आशिक अली इस हाथ से राइफल और टॉमी गन वगैरह चला सकता था लेकिन पहले की तरह नहीं, अब वो सिर्फ लेट कर फायर कर सकता था। इन 5-6 महीनों में चंद एक गुरीला कार्रवाई में गया था और आशिक अली भी 2 कार्रवाइयों में शामिल हो चुका था। एक और बड़े गुरीला एक्शन में ऑपरेशन ऑर्डर आ गया। मैं इस ऑपरेशन को पूरी तरह बयान करना मुनासिब नहीं समझता। ये भी वैसे ऑपरेशन था जैसा वो ऑपरेशन था जिसमें आशिक अली जख्मी हुआ था। ये सारे ऑपरेशन एक दूसरे से मिलते जुलते थे, इसलिए भी मैं आपको बोर नहीं करना चाहता। मैं भी इस ऑपरेशन में शामिल था लेकिन मुझे किसी और तरफ भेज दिया गया था। दिन भर लड़ाई हुई। ऑपरेशन का जो मकसद था वो पूरा हो गया और हमारे कुछ आदमी जख्मी हुए और 3 शहीद भी हुए। पिछले पैर की तरह 4 बज रहे थे जब इस ऑपरेशन में शामिल होने वाली पार्टियां एक जगह इकट्ठी हुई। एक अमरीकी बटालियन को घात में लेना था जो हमने लिया और अमरीकियों को खासा जानी नुकसान पहुंचाया। कुछ देर जमकर फायरिंग का तबादला भी हुआ। आखिर अमरीकी बहुत सी लाशें पीछे छोड़कर अपने ट्रकों में बैठकर चले गए। मैंने ऑपरेशन खत्म होने के बाद आमना को देखा। इस ऑपरेशन में भी चंद एक लड़कियां शामिल थी। आमना उस्मान के पास आई और सर के इशारे से इसे अलग ले गई। दोनों दूर खड़े बातें करते रहे। फिर आमना अपनी पार्टी में चली गई और उस्मान वापस अलग थलग बैठ गया और इसने सर झुका लिया। मैं समझ गया कि आमना ने इससे कोई खास बात बताई है। मैंने पहले बताया कि उस्मान मुझे अपना दोस्त बनाए हुए था। आखिर इसने मुझसे हल्फिया वादा लिया कि मैं ये राज सिवाय आशिक अली के और किसी को नहीं बताऊंगा। आमना का किरदार और ईमान भी देखें कि वो ऑपरेशन खत्म होने के बाद उस्मान के पास आई और इसे बताया कि जब दोनों तरफ से फायर खुल गया तो वो पोजीशन बदलने लगी। इस जगह ऊंची नीची टेकरियां और खड्ड भी थे और जंगल भी घना था। इसने अली को देखा, वो अपनी पोजीशन से उठकर बाएं तरफ को जा रहा था। आमना को अचानक ख्याल आ गया कि इस तरफ आशिक अली पोजीशन में था। आमना को आशिक अली के साथ ऐसी वालेहाना मोहब्बत थी कि ऑपरेशन पर भी इसकी नजर में आशिक अली की तरफ जाती थी। चूंकि अली भी इनके दरमियान मौजूद था इसलिए आमना जितनी तवज्जो इस ऑपरेशन पर दे रही थी उतनी ही आशिक अली पर भी देती थी। इसने जब अली को बिलाजवाज अपनी पोजीशन से उस तरफ जाते देखा जिस तरफ आशिक अली था तो आमना भी पोजीशन को भूल कर छुपती छुपाती अली के पीछे गई। अली एक जगह लेट गया और वहाँ से एक तरफ घुटनों और कोनों के बल रेंगने लगा। आमना
के सामने एक ऊंची टेकरी थी जिस पर दरख्त भी थे और झाड़ियों के अलावा ऊंची घास भी थी। आमना इस पर इस तरह छुप गई कि वो किसी को नजर नहीं आ सकती थी। आमना तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार गुरिल्ला फाइटर थी। मुझे इसकी बनौजवानी याद आती है। मैंने इसे अपनी आंखों से 3-4 मरतबा एक्शन में देखा था। उसने उस्मान को बताया कि जब इस टेकरी पर जाकर पोजीशन ली तो इसे बाएं तरफ कुछ आगे आशिक अली नजर आया जो जरा बुलंद कम टेकरी पर एक दरख्त के पीछे बैठा फायर कर रहा था। आमना को अली भी नजर आ गया जो आशिक के पीछे एक टेकरी पर पोजीशन ले रहा था। इसके और आशिक अली के दरमियान 20-35 गज का फासला था। अली के पास राइफल थी और आमना के पास टॉमी गन थी। आमना और अली के दरमियान 25 गज का फासला था। आमना ने देखा कि अली ने राइफल कंधे से लगाई और राइफल की नाली आशिक अली की तरफ थी। अली जिस पोजीशन में था वहाँ से वो दुश्मन पर फायर नहीं कर सकता था। वो आशिक अली को गोली मारने के लिए इस पोजीशन में गया था। जो ही अली ने राइफल कंधे से लगाकर आशिक अली की तरफ सीधी की, आमना ने टॉमी गन अली की तरफ करके ट्रैगर दबा दिया। अली का दायां पहलू आमना की तरफ था। गन का पूरा ब्रस्ट अली के पहलू में लगा और वो वहीं बगैर तड़पे मर गया। आमना ने आशिक अली को बचा लिया था। अगर आमना उस्मान को न बताती कि अली को इसने मारा है तो किसी को शक तक न होता। वह हमारे कुछ जाती जख्मी भी हुए और शहीद भी हुए। बाकी साथी अली को भी शहीद कह रहे थे, लेकिन आमना के किरदार और ईमान को देखे कि इसने उस्मान को सही बात बता दी और ये भी कहा कि आप मेरे कमांडर हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने बिलाजवाज कत्ल किया है तो मुझे यही गोली मार दें। उस्मान ने कुछ देर सोचा और कहा, तुमने ठीक किया है। अली इसी काबिल था किसी को ना बताना।